नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने छठ महापर्व की बधाई दी, कहा एकता और सहयोग का सबसे सुंदर उदाहरण। तेजस्वी ने किया ऐलान, सरकार बनी तो पंचायत प्रतिनिधियों की पेंशन देंगे। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, छठ की तैयारियां जोरों पर, सरकार जल्द करा सकती है आर्टिफिशियल बारिश। कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, चेज मास्टर ने बनाई नई पहचान। और गाजा में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, क्या युद्ध विराम के बाद हमास से फिर होगा युद्ध। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया है। कार्यक्रम के 127वें एपिसोड में छठ महापर्व को लेकर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह त्योहार संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। पीएम ने देशवासियों से आग्रह किया है कि यदि मौका मिले तो सभी लोग छठ महापर्व में एक बार जरूर भाग लें। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व भारत की एकता और सहयोग का सबसे सुंदर उदाहरण है। पिछले साल की तरह इस बार भी उन्होंने स्वदेशी सामान और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि छठ घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है और यह दृश्य भारतीय सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करता है। उन्होंने इस महापर्व के माध्यम से युवाओं और सभी वर्गों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक होने की भी प्रेरणा दी। पीएम ने कहा कि ऐसे त्योहार समाज में भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ाते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाने की अपील की है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव लगातार नई घोषणाओं से राजनीतिक माहौल गर्म कर रहे हैं। माई बहिन मान योजना, हर घर नौकरी और संविदा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा जैसी योजनाओं के बाद अब उन्होंने छोटे कामगारों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत की घोषणा की है। रविवार को पटना स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता 2 गुना किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें पेंशन और 50 लाख रुपए तक बीमा कवरेज मिलेगा। तेजस्वी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के वितरकों की मार्जिन मनी बढ़ाई जाएगी और नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार जैसे पारंपरिक कामगारों को रुपए 50 लाख की एक मुश्त सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। तेजस्वी यादव ने मौजूदा एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा सरकार की विफलताओं से परेशान हैं। अपराध और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जबकि विकास ठप है। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तंज कसा जिसमें कहा गया था कि बिहार में भूमि की कमी के कारण कारखाने नहीं लग सकते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सब कुछ दे दिया, लेकिन बिहार को केवल वादे और ठोकरें मिली हैं। तेजस्वी ने भरोसा जताया है कि इस बार जनता महागठबंधन को मौका देगी और बिहार में विकास, रोजगार और उद्योग के नए युग की शुरुआत होगी। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ छठ पर्व की जोरदार तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में सबसे खराब AQI आनंद विहार 430 और वजीरपुर 403 में रिकॉर्ड किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में है। पूरे शहर का औसत AQI 322 है। एनसीआर में भी हालात चिंताजनक है। नोएडा का AQI 353, गाजियाबाद का 310, गुरुग्राम का 247 और फरीदाबाद का 198 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में 27 से 28 अक्टूबर को आर्टिफिशियल रेन की संभावना जताई जा रही है, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। प्रदूषण के बीच दिल्ली छठ महापर्व की भव्य तैयारियों में डूबी हुई है। यमुना किनारे स्थित वासुदेव घाट को सजाया जा रहा है और हर जिले में आधुनिक घाट तैयार किए गए हैं। जेसीबी मशीनों से घाटों को समतल किया गया है। साफ सफाई और लाइटिंग पर खास ध्यान दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े टेंट, चेंजिंग रूम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए LED स्क्रीन तक लगाई गई है। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। इस बीच मौसम में भी बदलाव महसूस किया जा रहा है। सुबह और रात में हल्की ठंड बढ़ गई है, जबकि दिन में हल्की गर्मी बनी हुई है।
दक्षिण मध्य रेलवे ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। नया स्टेशन कोड अब CPSN होगा और स्टेशन के सभी साइन बोर्ड, टिकट और डिजिटल सिस्टम में अपडेट किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम महाराष्ट्र सरकार की अनुशंसा और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद लिया गया है। नाम परिवर्तन छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। स्टेशन से जुड़ी सभी घोषणाएं और प्लेटफॉर्म सूचना अब नए नाम से होगी। रेलवे ने प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2022 में औरंगाबाद शहर का नाम भी छत्रपति संभाजी नगर करने की मंजूरी दी थी। 15 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसके बाद स्टेशन का नाम बदलना औपचारिक रूप से लागू हो गया। पहले औरंगाबाद नाम मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। नया नाम ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र का सम्मान करता है। छत्रपति संभाजी नगर अजंता और एलोरा जैसी विश्व धरोहर स्थलों से घिरा है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से नए नाम को अपनाने की अपील की है। अब ये स्टेशन छत्रपति संभाजी महाराज के साहस और मराठा इतिहास की याद दिलाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज गाजा पट्टी में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजरायली सेना ने मध्य गाजा के नुसैरात क्षेत्र में हवाई हमला किया। बताया जा रहा है कि यह हमला इस्लामिक जिहाद के एक सदस्य को निशाना बनाकर किया गया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर इजरायली सेना पर होने वाले हमले को रोकना था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्रोन हमले में एक चलती कार को निशाना बनाया गया है और उसमें आग लग गई है। स्थानीय डॉक्टरों के अनुसार इस हमले में 4 लोग घायल हुए, लेकिन किसी भी तत्काल मौत की सूचना नहीं है। इजरायली टैंकों ने गाजा सिटी के पूर्वी इलाकों में भी गोलीबारी की है। यह क्षेत्र गाजा का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है और हमलों के बाद युद्ध विराम पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस हमले के समय अमेरिका की मध्यस्थता में लागू युद्ध विराम जारी था। इजराइल और हमास दोनों ही पहले से ही एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। वर्तमान संघर्ष की पृष्ठभूमि में यह भी है कि इजराइल ने हाल ही में गाजा में विदेशी प्रतिनिधियों के प्रवेश की अनुमति दी थी, ताकि वहां फंसे इजरायली बंधकों के शवों का पता लगाया जा सके। आपको याद दिला दें कि युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा किए गए सभी बंधकों को लौटाने का वादा किया था। अब तक 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन 18 पीड़ितों के अवशेष अभी भी गाजा में ही हैं। गाजा से आने वाली ये घटनाएं युद्ध विराम को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं और क्षेत्र में नई हिंसा की आशंका जताई जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच मोकामा से एक चौंकाने वाली खबर आई है। जेडीयू के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह रामपुर डुमरा गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने भाषण देने के लिए माइक उठाया, मंच अचानक टूट गया। इस हादसे के पीछे बताया जा रहा है कि मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़े हुए थे। देखते ही देखते माहौल अफरा तफरी वाला बन गया। समर्थक तुरंत दौड़े और अनंत सिंह को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जुट गए। खबर है कि इस हादसे में अनंत सिंह या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई, सभी सुरक्षित हैं। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जनता सभा और नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। आप देख सकते हैं कि मंच अचानक गिरते ही लोग इधर उधर भागते हैं और समर्थक तुरंत नेता की ओर दौड़ते हैं। गनीमत रही कि बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, अनंत सिंह सुरक्षित हैं, लेकिन यह हादसा निश्चित रूप से कार्यक्रमों में व्यवस्था में लापरवाही को लेकर सभी के लिए एक चेतावनी है। इसरो नौसेना के लिए विकसित अपने विशेष सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 को 2 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा।
इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया है कि ये उपग्रह भारतीय नौसेना की नेटवर्क केंद्रित युद्धक क्षमताओं को नई दिशा देगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये उपग्रह संचार और खुफिया जानकारी साझा करने में अहम भूमिका निभाएगा। CMS-03 उपग्रह ध्वनि, वीडियो और डेटा को कई आवृत्ति बैंडों पर भेजने में सक्षम है। ये समुद्र तट से लगभग 2000 किलोमीटर तक के हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और तटीय कमान केंद्रों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करेगा। CMS-03 बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट क्षमता वाला उपग्रह है, यानी धरती की वक्रता या भौगोलिक बाधाएं अब नौसेना के संचार में रुकावट नहीं बनेंगी। इससे नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में भी आसानी से संपर्क बनाए रख सकेंगी। यह सैटेलाइट एक साथ 50 से अधिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने की क्षमता रखता है। पूरे हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, ये निरंतर उच्च बैंडविड्थ संचार कवरेज देगा। इसके जरिए निगरानी, नौवहन, टोही और मौसम संबंधी जानकारी भी सटीक रूप से मिलेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके से है। देर रात यहां डीएम आवास के पास एक सनसनीखेज घटना हुई। 38 वर्षीय ईशान गर्ग ने अपनी कार के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद हजरतगंज पुलिस, डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी हजरतगंज और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ईशान अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को कनपटी पर गोली मारी। कार स्टार्ट हालत में सड़क किनारे खड़ी मिली और घटना की आवाज सुनकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके से पुलिस को रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आत्महत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी। स्थानीय लोग और पड़ोसियों का कहना है कि इस हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हम आपको लगातार इस घटना से जुड़ी और जानकारी जैसे कि पुलिस की रिपोर्ट और परिवार के बयान से अपडेट लाते रहेंगे। फिलहाल हजरतगंज डीएम आवास के पास ये माहौल बेहद तनावपूर्ण है। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। अपनी अद्भुत कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय के लिए मशहूर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे। 25 अक्टूबर को 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और कुछ महीने पहले उनका ट्रांसप्लांट भी हुआ था। दुर्भाग्य से उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका। सतीश शाह ने 5 दशक से अधिक के अपने करियर में फिल्म और टीवी की दुनिया को कई यादगार किरदार दिए। उनका जाना एक ऐसे कलाकार का खोना है जो हर चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता था। सतीश शाह के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने व्लॉग पर उन्हें याद करते हुए लिखा, हर दिन एक नई सुबह, एक साथी हमसे विदा हो गया। सतीश शाह एक बेहतरीन प्रतिभा, बहुत जल्दी चले गए। अमिताभ ने कहा कि इन दिनों की उदासी सामान्य नहीं है, लेकिन शो को आगे बढ़ना ही पड़ता है। वहीं साराभाई वर्सेस साराभाई में उनके ऑन स्क्रीन बेटे सुमित राघवन ने भावुक वीडियो साझा कर लिखा, इंद्रवदन साराभाई जैसा किरदार कोई नहीं निभा सकता। वो हमारे लिए सिर्फ एक को एक्टर नहीं बल्कि पिता समान थे। सुमित ने कहा कि अलविदा पापा, फिर मिलेंगे। इस पोस्ट पर फैंस और को स्टार्स ने भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सतीश शाह का जन्म 1951 में हुआ था और उनका अभिनय सफर 50 वर्षों से भी अधिक लंबा रहा।
जाने भी दो यारो जैसी कल्ट फिल्म से लेकर कल हो ना हो और मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्मों तक उन्होंने अपने हर किरदार में जान डाल दी थी। लेकिन टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई के रूप में उनका किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उनका व्यंग, संवादों की सहजता और रत्ना पाठक शाह और रूपाली गांगुली के साथ अद्भुत तालमेल ने उन्हें एक युग का कलाकार बना दिया। अभिनेता और निर्माता जमुना दास मजीठिया ने कहा, सुबह तक उनसे बात हुई थी, यकीन नहीं होता कि अब वो हमारे बीच नहीं है। सतीश शाह का जाना केवल इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर उस दर्शक के लिए क्षति है जिसने उनकी हंसी में सुकून पाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने अपना कमाल दिखाया। पहले 2 मैचों में वो जूझते नजर आए थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने 81 गेंदों में 74 रन बनाए। उनके बल्ले से आए 7 चौके मैच के अहम मोमेंट में भारत के लिए राहत का कारण बने। कोहली की ये पारी साबित करती है कि उन्हें क्यों चेज मास्टर कहा जाता है। विरोधी गेंदबाजों के लिए यह मैच चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। तीसरे वनडे में कोहली ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया है और महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब उनके नाम वनडे में चेस करते हुए 70% प्लस स्कोर है, जबकि सचिन ने 69 स्कोर है। इसमें 28 शतक और 42 अर्धशतक शामिल है। कोहली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 8,168 रन पूरे किए। 2008 में वनडे डेब्यू के बाद से वो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में रहे हैं और 305 मैच में कुल 14,255 रन और 51 शतक बना चुके हैं। तो देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।